बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेरीन सब्तैन, देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, दो बातें अपने प्रोग्राम के आगाज़ में मैं करूँगी। एक तो ये बात कि जो बलूचिस्तान वाक़े को मैं रिपोर्ट कर रही हूँ इस वक्त, इसमें हरगिज़ मैं ये नहीं कह रही कि ये जो अमल हुआ ये दुरुस्त था। मैंने इसको शुरू दिन से कंडेम किया है। कुछ लोग जो है कमेंट्स में कह रहे थे कि आप इस अमल को ग़ालिबन डिफेंड करी हैं। हरगिज़ नहीं, ये मावराए अदालत है, मावराए कानून है और ये अमल जो है इसकी तो इस्लाम में भी गुंजाइश नहीं है। इस्लाम में इस तरह के अमल की जो सज़ा है उसकी शराइत बड़ी सख्त है। शख्स जिसने सब कुछ देखा हो अपनी आँखों से वो कहे, वो गवाही दे, जिसने ज़िंदगी में कभी कोई गुनाह ना किया हो वो गवाही दे, ऐसी शराइत है। तो इस तरह से नहीं कि जिसको जिस तरह मर्ज़ी चाहे आप सज़ा दे दें, तो आप ये नहीं कर सकते। अब मुख्तलिफ़ कहानियाँ शुरू से आ रही थी और मैं इस पे थोड़ा हो भी रही थी कि आपके सामने मेरी कोशिश होती है कि मुस्तनद ज़राए से सही खबर पहुँचाऊँ। 2-3 रिपोर्टर्स जो कि बलूचिस्तान के थे, उन्होंने कहानी मुझे पूरी बताई और थोड़े से फ़र्क के साथ कहानी मोर और लेस सेम थी, क्योंकि शुरू में तो ये कहानी आई थी कि इन दोनों ने शादी की हुई है, लेकिन बाद में ये कहानी आई कि दोनों अलग-अलग शादीशुदा थे और उसके बाद ये लड़की जो है ये अपना घर छोड़ के इसके साथ गई, लेकिन उसके बाद 2-4 स्टोरीज़ जो हैं 19-20 के फ़र्क के साथ सामने आ रही थी। अजमल जामी हैं, सुनो टीवी के एंकर पर्सन हैं, उन्होंने कुछ बातें मेरे साथ शेयर की हैं। मैंने उन्हें कॉल की, मैंने उनसे पूछा कि आपकी, क्योंकि गुज़िश्ता मैंने आपको सुना कि आप बता रहे थे आपकी वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी बात हुई है, आपकी कुछ वहाँ के कबायली सरदारों से भी बात हुई है और आपने इस वाक़े की मुकम्मल डिटेल्स जो है फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल की है। तो मैंने कहा कि ज़रा मुझे भी बताएँ, मुझे भी कुछ क्लैरिटी मिले कि असल वाक़या क्या है। तो अब ज़रा सुनिएगा कि असल वाक़या उन्होंने मुझे क्या बताया है। और एक बॉडी पर टैटू होने का एक हमें मालूम हुआ कि बताया गया है कि बानो की बॉडी पर एक टैटू था, एक नाम लिखा हुआ था उसकी बॉडी पर, वो क्या था ये उन्होंने नहीं बताया, बल्कि ये एक और रिपोर्टर है उन्होंने बताया है। ये रिपोर्टर जो है ये एक चैनल से उनका ताल्लुक है, मैं भी उनका नाम नहीं लेती, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने कहा क्या है। अच्छा, पहले तो आ जाते हैं बलूचिस्तान इशू के ऊपर कि ये वाक़या दरअसल हुआ कैसे। अजमल जामी कहते हैं कि ये जो खातून है इनकी शादी हुई हुई थी नूर साहब से और जो एहसानुल्लाह है उसकी भी शादी हुई हुई थी। एहसानुल्लाह के 4 बच्चे और बानो के 5 बच्चे हैं, 4 बेटे और 1 बेटी। अच्छा, वो ये कहते हैं कि जो मर्द है इसका बाप नहीं है और ये जो खातून है हमने ये सुना था कि इसके वालिद हयात है, लेकिन अजमल जामी कहते हैं कि उसके वालिद जो है वो नहीं है, वो ज़िंदा नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि खातून को मारने वाला कोई और नहीं, उसको गोली मारने वाला उसका अपना सगा भाई है। उसका सगा भाई अपने कबीले में अपनी जो बेइज़्ज़ती हुई है ग़ालिबन उसको सोच रहा था कि इस तरह से ख़त्म करूँगा और जिरगे के सरदारों में मेरी एक इज़्ज़त और एक नाम जो है वो बुलंद होगा। अच्छा, अब होता क्या है, वो ये कहते हैं कि दोनों जो हैं ये फ़रार होते हैं और ये जाकर किसी पश्तून इलाके में पनाह लेते हैं। अच्छा, अब हमने ये सुना था कि इसको या तो उठाकर ये लेकर गया है, लेकिन बाद में ये भी कन्फर्म हुआ कि उठाकर नहीं, ग़ालिबन वो अपनी मर्ज़ी से गई है और उसके बाद ये वहाँ पर रही, इनके दरमियान लड़ाई झगड़े हुए, ये वापस आ गई। लेकिन अजमल जामी कहते हैं कि ये वहाँ पर गई तो ज़रूर है, पश्तून इलाके में ये जाकर छुपे हैं, वहाँ पर इनको ढूँढा जा रहा था और फिर इनको ढूँढ लिया गया। आपको जैसा कि बताया था कि ये वापस आ गई क्योंकि इनके दरमियान लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं खुद भी ये सोच रही थी कि एक ऐसे इलाके में जहाँ पर कबायली सिस्टम है, जहाँ पर एक बड़ा सख्त माहौल है, वहाँ पर ये वापस क्यों आई होगी। तो अजमल जामी बता रहे हैं कि ये जो खातून है इसको पकड़ लिया और ये शख्स एहसानुल्लाह फरार हो गया। इसको पकड़कर वापस इसके इलाके में ले आए। फिर इसके बाद एक और बड़ी ही हैरानकुन कहानी उन्होंने सुनाई जो मुझे समझ नहीं आई। उन्होंने कहा कि इसको वापस लाने के बाद इसका एक नाबालिग लड़के के साथ निकाह किया गया। वो निकाह करने के बाद इसको तलाक दिलवाई गई और उसके बाद इसके शौहर नूर मोहम्मद ने इसको वापस कबूल कर लिया। ये बात बड़ी हैरानकुन थी और बिल्कुल ही मैं कहूँगी कि एक अजीबो-गरीब सी ये बात है। ये रस्म जो है, ये क्या रस्म है? क्या ये इस्लाम की कौन-सी तशरीह है? हलाला का हमने सुना था एक बड़ा अजीबो-गरीब सा सिस्टम कि किसी से तलाक हो गई तो दूसरे से निकाह करा के उससे तलाक दिलवा के फिर उसको वापस पहले से निकाह करा दो, जिसको अब शरीयत में बताया जाता है, मुख्तलिफ उलमा कहते हैं कि ये गलत है तरीका। बट अगली बात जो है उन्होंने की वो ये की कि ये उनके यहाँ एक रस्म व रवाज है कि अगर कोई औरत इस तरह से चली जाती है और वापस आती है तो उसका नाबालिग लड़के से निकाह करके उसको वापस फिर वो शौहर जो है जब वो तलाक देता है नाबालिग लड़का तो उसको कबूल कर लेता है। मैंने इस बारे में वहाँ पे मौजूद एक रिपोर्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा उसी सूरत में होता है कि अगर इसने कहीं निकाह किया हुआ था। तो इससे ये एक बात समझ आती है, एक गुमशुदा कड़ी जो है वो मिलती कुछ इस तरह से है कि अगर जिस तरह अभी वाज़ेह तो नहीं किया जा रहा, लेकिन लगता ऐसा है कि ग़ालिबन इसने उससे निकाह कर लिया था। शायद नूर मोहम्मद
उससे कोई अनबन हुई हो, उसने उसको तलाक दे दी हो और उससे समझा हो कि अब मैं तलाक याफ्ता हूँ, मैं शादी कर सकती हूँ, उसने एहसानुल्लाह से शादी कर ली हो। अभी ये कुछ मिसिंग लिंक्स है जिनको अभी फिल होना है। लेकिन अजमल जामी साहब की ये बात कि उसका एक नाबालिग से निकाह कराया गया, इसकी वजाहत जो है वो ज़रूरी हो गई है, और वो वजाहत जो है गालिबन इसकी वालदा अब देंगी, क्योंकि इसकी वालदा को भी अब उठा लिया गया है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उसे पेश किया गया। आपको याद होगा कि गुज़श्ता रोज़ इसकी वालदा ने एक बयान दिया था कुरान पाक उठाकर, उसने कहा था कि हमारी बेटी जो है वो इस तरह से चली गई थी और उसके साथ जो भी किया गया है बिल्कुल ठीक किया गया है, और ये सरदार सतकज़ई का इसमें कोई कसूर नहीं, उन्होंने ये फैसला नहीं किया, ये जरगे का फैसला था। इस पर इस खातून को इस बात पर उठाया गया है कि वो कत्ल करने वालों की हमायत करी है, सपोर्ट करी है, दौरे कत्ल की हमायत करी है और इंसाफ के अमल में मुदाखलत करी है। इस बिना पर उसको उठा लिया गया और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में से पेश किया गया। अब हो सकता है मजीद कुछ चीज़ें उसके ज़ुबान से पता लगे, मालूम हो कि क्या वाकई वो अपने शौहर को छोड़कर चली गई थी, उसके शौहर ने क्या उसको तलाक दे दी थी, जो वापस आने पर उसका एक निकाह किया गया और उसके बाद उसके शौहर नूर मोहम्मद ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। सुनने में ये भी आ रहा है कि उसका शौहर हरगिज़ इस फेवर में नहीं था, ये अजमल जामी साहब भी कंफर्म कर रहे हैं कि उसको मारा जाए। गालिबन शायद वो उसके बच्चों की माँ थी, 5 बच्चों की माँ थी, और अब वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर नूर बीबी को सॉरी बानो बीबी को फ़ोन करके बता दिया था किसी ने कि ये लोग जो है अब तुम्हारे घर आ रहे हैं, जब एहसानुल्लाह पकड़ा गया। अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि जिरगे के पास ये लोग क्यों गए थे, ज़रा ये भी सुन लीजिएगा, ये भी एक मिसिंग लिंक है। ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी थी उसी तरह से ये भी बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एहसानुल्लाह ने इसके वापस आने के बाद इसके घर वालों को कॉल करना शुरू की, ब्लैकमेल करना शुरू किया, कुछ वीडियोज़ ऐसी शेयर की जो इंतहाई नाज़ेबा थी, और उस पे वो लोग सीखपा हुए और इलाके के सरदार के पास गए। सरदार ने फिर हुक्म दिया कि एहसानुल्लाह को कत्ल किया जाएगा, पहले उसको ढूँढो। ये दूसरे जो कबीला है उसके सरदार से भी उन्होंने बात की और उसके बाद ये मामलात जो हैं ये तय पाए। एहसानुल्लाह जैसे ही पकड़ा गया तो फिर ये गाड़ियों में सवार होकर इन्होंने रुख किया बानो के घर का। बानो को फैसले के बारे में उसके कुछ रिश्तेदार जो है फ़ोन करके बता चुके थे कि अब ये लोग तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, तुम्हें उठाया जाएगा, तुम्हें कारोकारी की सज़ा दी जाएगी। अब बानो को जब ये पता लग गया था उसके बावजूद अब यहाँ पर ये आ रहा है कि बानो अब अपनी जगह से ना हिली, उसने कहा कि मैं नहीं भागूंगी। अब उसकी क्या वजह थी, क्या वो एहसानुल्लाह के साथ मरना चाहती थी, अगर तो वो समझा जाए कि शायद उसके निकाह में होगी। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि बानो खुद बहुत तंग आ चुकी थी एहसानुल्लाह की इन हरकतों से। एहसानुल्लाह उसको नाजायज़ तंग कर रहा था, उसको ब्लैकमेल कर रहा था, उसको तस्वीर उसके घर वालों को भेजा था, वीडियोज़ भेजा था, वो इन तमाम चीज़ों से सख्त तंग थी। और अजमल जामी साहब का कहना है कि उसको फिर पकड़कर ये लोग लेकर गए, ये खुद निकली, कुरान पाक इसने हाथ में उठाया और उसके बाद इसने कहा कि मुझे गोली मारी जाए, जैसा कि तय हुआ है, और उसके बाद वो चंद कदम आगे गई और फिर उसको गोली मार दी गई। गोली मारने वाला कहना है अजमल जामी का कि कोई और नहीं बल्कि उसका भाई था जो कि मफरूर है। अजमल जामी ने ये भी बताया कि जिस वक़्त इस लड़के को यानी कि इसके भाई को पकड़ने के लिए पुलिस इस इलाके में पहुंचती है, तो इस इलाके की ख़वातीन और इस घर की ख़वातीन उनके ऊपर पथराव करती हैं। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि उनके लड़कों को इस बात के पीछे पकड़ा जाए जिसको कि वो दुरुस्त समझते हैं। उसके बाद इस घर में दाखिल होकर इस घर के तमाम मर्दों को पकड़ लिया गया, सवाए चंद बच्चों के और लड़कों के छोड़ दिया गया। लेकिन यहाँ पर पुलिस को शदीद मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा और उसके बाद इस लड़की की बानो की वालदा का जो बयान है वो भी सामने आता है, जिससे ये मज़ीद अंदाज़ा होता है कि ये जो लोग हैं ये इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और इस चीज़ के साथ खड़े होते हैं। ये वो स्टोरी है जो अजमल जामी बता रहे हैं, जो उनकी बात हुई है वहाँ पर जो वज़ीर आला है उनसे भी बात हुई है, उन्होंने भी कुछ चीज़ें वाज़ेह की हैं और उसके अलावा ये बातें जो हैं अजमल जामी कह रहे हैं कि वहाँ के कुछ सरदारों से भी उनकी बातें हुई हैं, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। अब आ जाते हैं आखिरी बात की तरफ कि बानो के जिस्म पर टैटू किसका मिला। सुनने में पहले ये आया था कि गालिबन कुछ लोग कह रहे थे, मुख्तलिफ चैनल्स रिपोर्ट कर रहे थे, कुछ सोशल मीडिया के चैनल्स वो कह रहे थे कि बानो के बाजू पर एक नाम लिखा हुआ था और वो था बानो और एहसानुल्लाह का। लेकिन उसके बाद एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये बात बताई कि बानो एहसानुल्लाह का नाम नहीं लिखा हुआ, क्योंकि उससे ये अंदाज़ा होता कि शायद इनके दरमियान कोई बड़ी मोहब्बत थी या जो भी था। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके हाथ पर नूर बीबी लिखा हुआ था। नूर मोहम्मद तो इसके शौहर का नाम है, तो शायद नूर की ये बीबी है, तो नूर बीबी इसने नाम लिखा हुआ था। ये सुनने में आ रहा है, अभी इस बारे में डिटेल्स जो है वो इकट्ठी करनी है, मैंने कहा आपको बता दूँ, ये भी एक इन्फॉर्मेशन थी। एनीवे डेवलपिंग स्टोरी है, इलाका ऐसा है कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी बड़ी मुश्किल है, और ये चूँकि मुझे लगा कि ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, मैं आपके साथ शेयर करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।